चलिए, नमस्कार है, प्रणाम है सभी को, राम राम है सभी को। साथियों, मैं राकेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारी जो साइंस चल रही है वो एएलपी और टेक्नीशियन की साइंस चल रही है। उसी का ये 8 नंबर वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो कंप्लीट किए हैं। तो साइंस पढ़ के आपको मजा आ रहा होगा, ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, और अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। अगर फिर भी कोई सुझाव देना है तो आपका सुझाव आमंत्रित है। आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए मैं अवेलेबल हूं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साथियों, कि आप इस क्लास को अपने भाई बंधुओं, भाई बहनों, यारों, रिश्तेदारों तक इस क्लास को शेयर करेंगे, जिससे कि उनको भी कुछ फायदा मिले और मेरे को भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमेशा की तरह हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए साथियों, हमारी ये जो क्लास है ये रोजाना 8 बजे क्लास चलती है, और इसमें मैं 20 क्वेश्चन आपको डिस्कशन करवाता हूं। और वो 20 क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी हैं, केमिस्ट्री भी है, और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी मैं कुछ करवाता हूं आपको। ठीक है। अच्छा, इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथियों। या फिर आप सर्च कर सकते हैं मित्रों, एक्सीलेंट गुरु। एक्सीलेंट गुरु सर्च करोगे तो भी आपको मेरा चैनल मिलेगा, उसके ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अच्छे से पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो राशियों की इकाई एक ही है। यानी कहने का मतलब इनमें से आपको यह बताना कि किनका मात्रक समान है, किनका मात्रक आपस में समान है। देखिए साथियों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो जैसे हम बात करते हैं समान राशियों की, समान मात्रक की बात करते हैं, तो समान मात्रक में आपको कुछ बातें याद रखनी है, कुछ राशियों के नाम याद रखने हैं जिनके मात्रक आपस में समान होते हैं। एक आपका होता है दाब और एक होता है प्रतिबल। दाब और प्रतिबल का जो मात्रक है वो समान होता है। इसी प्रकार से बल, भार, और एक होता है आपका उत्क्षेप। उत्क्षेप भी एक प्रकार का आपका बल ही होता है। तो ये तीनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से चाल का और वेग का मात्रक भी आपस में समान होता है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये कुछ याद रखने हैं आपको, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। ऑप्शन में दे रखा है पहला दाब और बल। दाब और बल तो आपस में बराबर नहीं होते, दाब और प्रतिबल होता है, लेकिन दाब और बल आपस में बराबर नहीं होता इनका मात्रक। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बल और उत्क्षेप। बल और उत्क्षेप, तो बल और उत्क्षेप की बात करते हैं तो देखो बल और उत्क्षेप का दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी को देखो, बल और गति। यहां पर गति की तो कोई बात ही नहीं है, बल का तो भार और उत्क्षेप बल के बराबर होता है। तो बल का किसके साथ नहीं हो सकता, गति के साथ नहीं हो सकता। यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ए भी आपका गलत है। डी को देखो, बल और भार। अच्छा, बल और भार भी आपस में बराबर होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट होगा। तो अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, दो दो ऑप्शन दे दिए सही, ये गलती से हो गया, ये गलती से हो गया। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही होगा। बस आपको याद रखना है ये। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, ये मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन दोनों ही ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही क्या हैं, आपके सही हैं। तो ये जो मैंने डाटा आपको बताया ना, ये डाटा आपको याद रखना है बस। अगर ये डाटा याद है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मीटर सेकंड की घात -2, मीटर सेकंड की घात -2 किसका मात्रक है, यह पूछा है आपसे। तो हमें दे रखा है मीटर एस की घात -2। इसका मतलब यह होता है, मीटर का तो मीटर आ गया बटे एस। अब ये मैंने बटा क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर घात माइनस की है, इसको हम प्लस की बनाएंगे तो ये नीचे आ जाएगी एस, और इसके ऊपर हमने घात लगा दी 2। यानी कहने का मतलब मीटर जो होता है, मीटर वो किसका मात्रक है,
मीटर है वो आपका दूरी का मात्रक है। अब आपको ये बताना है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है वेग। अगर हम वेग की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है मीटर सेकंड, मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर तो सेकंड स्क्वायर है और यहां पर सेकंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखो, इसमें दे रखा है गति, गति का तो कोई मात्रक है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी को देखो, सी की बात करते हैं बल की, तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, न्यूटन। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है त्वरण, और त्वरण का मात्रक कैसे निकलता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब देखो वेग का मात्रक मैंने ऊपर बता रखा है आपको मीटर बटे सेकंड, और एक समय और दे रखा है, समय का मात्रक सेकंड और हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और आपको यही बताना था कि मीटर बटे सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होगा, आपका त्वरण का मात्रक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें आपको पूछा है, जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको स्टार्टिंग में खाली स्थान दे रखा है, स्टार्टिंग में खाली स्थान है, उसके बाद में पूछा है कि खाली स्थान की इकाई जूल बटे सेकंड होती है, यानी जूल बटे सेकंड किसकी इकाई होती है। तो देखिए बात करते हैं जूल बटे सेकंड की, जूल बटे सेकंड। अगर हम बात करें इस जूल की, तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, कार्य बटे समय, सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का, और कार्य बटे समय किसके बराबर होता है, शक्ति के बराबर होता है, यानी शक्ति का जो सूत्र है ना वही कार्य बटे समय होता है। तो जूल बटे सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा, शक्ति का। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, इसमें दे रखा है कार्य, तो जो कार्य का जो एसआई मात्रक है वो तो है जूल, लेकिन एक अन्य मात्रक और याद रखना है इसका, इसका एक अन्य मात्रक है अर्ग, अर्ग भी इसका मात्रक होता है। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये एक डाटा आपको याद रखना है, 1 जूल का मान अर्ग में होता है 10⁻7 अर्ग। अगर हम बात करते हैं बल की, तो बल का मैंने अभी आपको बताया था, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यही मात्रक किसका होता है, भार का होता है। और प्रणोद, अगर प्रणोद की बात करें तो प्रणोद एक प्रकार का बल होता है, एक प्रकार का क्या होता है, बल ही होता है, बल का प्रकार ही होता है प्रणोद, एक बल का प्रकार है प्रणोद। क्लियर है बात, तो ये बात आपको याद रखनी थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के मापन की इकाई क्या है, न्यूटन किसके मापन की इकाई है, यानी न्यूटन किसके मापन की इकाई है, तो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको आया भी होगा अच्छे से। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इकाई किसकी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 किसकी इकाई है। तो ध्यान से देखना साथियों 5 नंबर क्वेश्चन को। एक होता है आपका ये छोटा जी, यानी स्मॉल लेटर में जी, और एक होता है आपका कैपिटल जी। इस स्मॉल जी को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ये होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब बात आती है, ये तो गुरुत्वीय त्वरण ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो त्वरण के समान होता है। किसके समान, त्वरण के समान। जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, वही किसका होता है, आपका गुरुत्वीय त्वरण का। लेकिन हम कैपिटल जी की बात करते हैं, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। और गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है, इसका जो मात्रक होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², kg⁻²। ये आपका किसका मात्रक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। और साथियों इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान भी आपको याद रखना है, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 मीटर, 6.67 × 10⁻11 मीटर नहीं, मान है, एक संख्या है ये एक प्रकार की, इसलिए कोई मात्रक नहीं होता संख्या का। तो 6.67 × 10⁻11 ये आपको डाटा याद रखना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो आपको ये पूछा था क्वेश्चन में कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 किसकी इकाई है, तो आपके गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात, अरे आगे बढ़े, बताओ सर कोई दिक्कत है तो आपको, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो सर आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आप ज्यादा बार बार पढ़ोगे ना, बार बार इनका रिवीजन करोगे तो आपको परेशान नहीं करेंगे। साइंस को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पढ़ता नहीं है ये सोचता है कि मैं साइंस को तो कर लूंगा, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, या मेरे को तो साइंस आती ही है, ये वहम अपने दिमाग में मत पाल लेना साथियों। क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो रेलवे के अंदर सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अगर आपको साइंस के अंदर आपके नंबर नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर साइंस के अंदर नंबर आ जाएंगे तो सिलेक्शन आपका श्योर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ क्लियर हो जाता है, रीजनिंग क्लियर हो जाता है, लेकिन साइंस क्लियर नहीं हो पाता। और अगर साइंस में नंबर नहीं आते हैं तो रेलवे की जो जॉब है उसको भूल जाओ, इसलिए साइंस को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं 6 नंबर की। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट है आपका विभवांतर का मात्रक, वोल्ट विभवांतर का मात्रक। और कुलाम की बात करते हैं तो ये जो कुलाम होता है ये आवेश का मात्रक होता है। और हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी ओम की, ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक? प्रतिरोध का। ठीक है, ये बात याद रखनी थी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि भार की एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई मात्रक किसके समान है? भार का एसआई मात्रक किसके समान है ये पूछा है आपसे। भार का एसआई मात्रक किसके समान है ये बात आपसे पूछी गई है। चलिए बात करते हैं भार के एसआई मात्रक की। तो भार का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो और न्यूटन किसका होता है? तो आपको पता ही है बल का भी न्यूटन होता है। तो भार का जो एसआई मात्रक होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात है? अरे समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अगर हम आवेग की बात करते हैं, आवेग की, आवेग का जो मात्रक होता है वो कैसे निकलेगा? आवेग का जो सूत्र होता है, आवेग का सूत्र वो होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय। बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवेग का। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम यानी केजी। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी थी। और एक है आपका त्वरण, और त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन है डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, यानी वोल्ट किसकी इकाई है ये पूछा है आपसे। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। तो ध्यान रखोगे जो वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का। और विभव का मात्रक भी आपका वोल्ट होता है, विभवांतर या विभव एक ही बात है। अगर प्रतिरोध की बात करें तो अभी मैंने बताया था प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। और ऑप्शन नंबर जो आपका बी दे रखा है उसमें दे रखा है आवेश, विद्युत आवेश या फिर आवेश की बात है, इसका होता है कुलाम, इसका क्या होता है? कुलाम। और प्रतिरोध का होता है ओम। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है उसमें दे रखा है धारा, धारा का मात्रक अभी मैंने आपको बताया था एम्पियर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वोल्ट के बारे में पूछा था कि वोल्ट किसका मात्रक है, तो आपका हो जाएगा विभवांतर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो साथियों अब हम जो बात करने वाले हैं मित्रों वो करेंगे हमारे डाल्टन के सिद्धांत की। डाल्टन का जो पूरा सिद्धांत है, परमाणु जो सिद्धांत था डाल्टन का, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, सारी डिटेल हमें पढ़नी है। देखिए आपको अच्छे से समझना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगर हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करते हैं तो डाल्टन ने प्रथम परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रथम परमाणु सिद्धांत, प्रथम परमाणु सिद्धांत कौन सा था? आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा डाल्टन। साथियों यह प्रथम था, सबसे पहली बार यही बनाया गया था। तो यह क्या है? आपका आधारभूत मॉडल है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नींव करते हैं, तो उसको कहा जाता है आधार।
तो सबसे पहले, यानी इसके बाद में तो बहुत सारे मॉडल बने, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए परमाणु के बारे में, लेकिन जो सबसे पहला था ना, वही था आपका आधारभूत, वही था आपका बुनियादी, और वही था आपका मूलभूत। तो याद रखना साथियों, यह प्रथम था, इसलिए डाल्टन का जो सिद्धांत था वो क्या था? बुनियादी, बुनियादी या फिर आधारभूत या फिर आपका मूलभूत। मूलभूत जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा डाल्टन। इसके अलावा साथियों, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है वो भी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कहा गया है कि जो सभी पदार्थ जो हैं, सभी जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। और उन छोटे छोटे कणों को क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साथियों। डाल्टन ने कहा था अपने सिद्धांत के अंदर कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और उन छोटे छोटे कणों को क्या नाम दे दिया गया? परमाणु नाम दे दिया गया। क्लियर है बात है? परमाणु नाम दे दिया गया। अब आगे बात करते हैं। तो इस नियम में दूसरी बात क्या बताई गई? ये पहली बात बताई गई, और दूसरी बात क्या बताई गई कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अलग अलग परमाणु का गुण भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मान लो एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, तो इन दोनों का गुण आपको क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। यह बात भी किसके अंदर बताई गई थी? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताई गई थी। यह इसके नियम का दूसरा कथन है। अगर हम तीसरे कथन की बात करते हैं तो इसका तीसरा कथन था कि जो यौगिक होते हैं, यौगिक के निर्माण के समय, यौगिक के निर्माण के समय जो परमाणु होते हैं, परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के रूप में जुड़ते हैं, संख्या के रूप में जुड़ते हैं। यह इसका तीसरा कथन था। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने यह कहा कि सभी प्रकार के जो परमाणु हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं, उनको परमाणु नाम दे दिया। उसके बाद उसने कहा कि अलग अलग परमाणुओं का गुण क्या होगा? अलग अलग होगा। और तीसरी बात उसने क्या कही कि जब भी कोई यौगिक का निर्माण होता है, जब भी कोई यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होते समय जो परमाणु होते हैं वो पूर्णांक संख्या के रूप में आपस में जुड़ते हैं। ये नहीं है कि जैसे मान लो H2+O आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके जल का निर्माण करते हैं। ये नहीं है कि इसका मान आधा जुड़ जाएगा, ये आधा अणु जुड़ जाएगा और ये 1.5 गुना अणु जुड़ जाएगा। इस प्रकार से नहीं जुड़ता। या तो ये 1 जुड़ेगा, या फिर 2 जुड़ेगा, या फिर 3 जुड़ेंगे, या फिर 4 जुड़ेंगे, यानी पूर्णांक संख्या के रूप में जुड़ते हैं। ये बात तीसरी बात थी इसके नियम की कि कोई भी यौगिक का निर्माण होता है उस समय जो परमाणु होते हैं वो छोटी छोटी पूर्णांक संख्याओं के रूप में जुड़ते हैं। किसके रूप में? पूर्णांक संख्याओं के रूप में। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूर्णांक संख्या के रूप में। क्लियर है बात है? अरे समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, और देखो इसके बारे में क्या कहा गया, इस नियम में क्या बताया गया है। इस नियम में जो 4 नंबर जो आपको इसका कथन याद रखना है साथियों, वो 4 नंबर कथन इसका याद रखोगे कि जो परमाणु होता है, परमाणु वो अदृश्य व अविभाज्य होता है। अदृश्य व अविभाज्य होता है। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देता। अदृश्य का मतलब क्या होता है? दिखाई नहीं देता। यह बात डाल्टन ने कही थी कि परमाणु क्या है? अदृश्य है और अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जिसका विभाजन न किया जा सके, उसको कहा जाता है अविभाज्य। तो डाल्टन के अनुसार जो परमाणु होता है वो अदृश्य होता है और अविभाज्य होता है। इसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नष्ट या बनाया नहीं जा सकता। नष्ट या बनाया नहीं जा सकता। यह बात भी इसने कही थी कि जो परमाणु होता है वो अदृश्य होता है, अविभाज्य होता है, लेकिन परमाणु को आप क्या नहीं कर सकते? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बना नहीं सकते। परमाणु को आप ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही परमाणु को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यह बात भी किसके अंदर बताई गई थी? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताई गई थी।
और साथियों याद रखना, 5 नंबर बात याद रखनी है कि जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित, संयोजन के नियम पर आधारित, संयोजन के नियम पर आधारित है। और याद रखना साथियों, रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2। इनकी संख्या कितनी? 2। और 2 में जो सबसे पहला है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और जो दूसरा है वो है निश्चित या फिर स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर या फिर निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। क्लियर है बात है? मैंने क्या बताया कि जो आपका डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। और रासायनिक संयोजन के 2 प्रकार के नियम होते हैं, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है आपका स्थिर या फिर निश्चित अनुपात का नियम। तो याद रखना साथियों, ये जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो इन्हीं दोनों नियमों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। स्पष्टीकरण क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो याद रखोगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किन नियमों का स्पष्टीकरण प्रदान करता है, किन नियमों का स्पष्टीकरण करता है? तो उसमें एक है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है आपका स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है बात है? तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए में नियत अनुपात या फिर स्थिर अनुपात हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, रासायनिक संयोजन। देखो साथियों, एक बात याद रखना, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यानी जो आपका डाल्टन का जो सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के ऊपर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। अगर आपको ऑप्शन में ये रासायनिक संयोजन नाम नहीं दे रखा है, मान लो ये रासायनिक संयोजन ऑप्शन में नाम नहीं दे रखा है, तब आपका उत्तर क्या होगा? तब उत्तर होगा आपका या तो हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन के अंदर आपको ये रासायनिक संयोजन का नाम दे रखा है तो आपका सबसे पहला उत्तर आपका यही होगा। सबसे पहला उत्तर क्या होगा? यही होगा। तो जब भी आपको डाल्टन के क्वेश्चन की बात पूछे तो आपको चारों ऑप्शनों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कई बच्चे क्या करेंगे, यहां पर मैंने बता दिया कि निश्चित या फिर स्थिर अनुपात के नियम का स्पष्टीकरण करता है डाल्टन का नियम, तो वो जल्दी में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही करके आएंगे, लेकिन वो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है? रासायनिक संयोजन नाम दे रखा है, और जब आपको ऑप्शन में रासायनिक संयोजन नाम दे देगा तब आपका उत्तर यही माना जाएगा। क्लियर है बात है? समझ में आई? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है? अब देखो इस ऑप्शनों को देखो। सबसे पहला दे रखा है रासायनिक संयोजन के नियम पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रासायनिक संयोजन इसमें नाम दे रखा है। अगर रासायनिक संयोजन नाम नहीं होता तब आपका उत्तर बी भी हो सकता था और तब आपका उत्तर सी भी हो सकता था, लेकिन अब ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन में ही दे दिया रासायनिक संयोजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रासायनिक संयोजन, उसके बाद हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर नियत अनुपात का नियम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? मैंने अभी भी बताया था कि जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किस किस के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण का और निश्चित अनुपात के नियम का स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इसमें रासायनिक संयोजन उत्तर नहीं आएगा। अगर स्पष्टीकरण की बात पूछेगा तो इन दोनों का ही स्पष्टीकरण प्रदान करता है ये, इसलिए रासायनिक संयोजन इसका उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नहीं करता। रासायनिक संयोजन के प्रकार हैं उनका करता है, और उनके प्रकार कौन कौन से? तो द्रव्यमान संरक्षण और एक है आपका निश्चित अनुपात। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम का स्पष्टीकरण किसके द्वारा किया जाता है? डाल्टन के नियम के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है?
यानी इसमें से 3 कथन गलत हैं और 1 कथन सही है, और जो कथन सही है वही आपको पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर 1 को देखो। ऑप्शन नंबर 1 है कि समान तत्वों के अणुओं के परस्पर परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं और रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती। परमाणु आकार, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, ये बात बताओ इसमें कहीं बता रखी है क्या? अरे परमाणु द्रव्यमान की और परमाणु आकार की कोई बात कर रखी है क्या? इसमें कोई बात नहीं है। जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं इन्हीं को याद रखना है। यही इसके नियम के क्या थे? 5 कथन थे। तो पहला कथन तो नहीं दे रखा इसके नियम में, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखो। ऑप्शन नंबर बी है कि एक अणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। इसने तो कहा था कि कोई भी परमाणु आपका अविभाज्य होता है, लेकिन इसने कह रखा है कि कोई अणु होता है वो टूट सकता है। तो टूटने की तो कोई बात यहां पर है ही नहीं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तो कोई बात है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी को देखो। समान तत्वों के अणु का परमाणु द्रव्यमान समान होता है, अलग होता है। बताओ यहां पर परमाणु द्रव्यमान की कोई बात है क्या? आप कहोगे नहीं है। नहीं है तो ये आपका क्वेश्चन उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को देखो। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल है। ये बात देखिए कि परमाणु जो होते हैं वो अदृश्य और अविभाज्य होता है। तो अविभाज्यता की बात जो है वो ऑप्शन नंबर आपके डी में बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? यानी इसमें से 3 बातें तो जो दे रखी हैं वो इसके अनुसार दे रखी हैं और एक बात अलग दे रखी है, वही बात आपको पहचान करनी है। देखो पहले को पढ़ के देखो कि भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। बिल्कुल देखो, भिन्न भिन्न परमाणुओं के गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और इसमें यही तो बात दे रखी है कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखो। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। बिल्कुल ये बात मैंने याद दे रखी है। देखो यौगिक के निर्माण के समय परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के रूप में जुड़ते हैं, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी को देखो, सी को देखो। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। देखो परमाणु अदृश्य कण हैं और इनको रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट या फिर बनाया नहीं जा सकता, यह बात भी सही है। तो फिर डी को देखो। डी में दे रखा है कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। हाँ बिल्कुल बने होते हैं। देखो ये बात दे रखी कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें इसमें ऑप्शन नंबर डी में देखो क्या दे रखा है कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। साथियों अणु नहीं कहा जाता, परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। इसमें दे रखा है अणु कहा जाता है, तो यह बात आपकी गलत है। देखो छोटी सी बात दे रखी है एक अलग सी, अणु, इसमें होता है नाम परमाणु, लेकिन इसमें दे दिया अणु। यही बात आपकी गलत है और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में जो बताया था, परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 2-3 नाम और दे रखे हैं। इन नामों की चर्चा हम करते हैं, इन नामों की चर्चा भी हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दे रखा था डाल्टन, तो डाल्टन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें आपको दे रखा है गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन के बारे में बात करते हैं। देखो गोल्डस्टीन ने क्या किया था? गोल्डस्टीन, अगर हम गोल्डस्टीन की बात करते हैं तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। अब एक बात आपको नोट में याद रखनी है, एक आपको याद रखनी है न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। और एक है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो की गई थी जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो आपका सी दे रखा है वो दे रखा है बोर। बोर नाम का जो वैज्ञानिक था, इन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। परमाणु सिद्धांत, देखो सबसे पहला परमाणु सिद्धांत तो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, लेकिन डाल्टन के बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें एक आपका रदरफोर्ड है, एक आपका बोर है ना। तो बोर ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इसके सिद्धांत में क्या बताया गया वो बात भी आपको याद रखनी है।
इसके सिद्धांत में क्या कहा गया कि कोई भी आपका जो पदार्थ होता है, कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ के नाभिक में, उसके पदार्थ के नाभिक में आपका धनावेश होता है, उसके मध्य में क्या होता है, धनावेश, और इस धनावेश के चारों ओर, इस धनावेश के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह बात इसके नियम में बताई गई है। इसने बस इतनी सी बात कही थी कि कोई भी पदार्थ होता है, उसके जो मध्य का भाग होता है उसमें केंद्र होता है धनावेश यानी प्लस होता है, और इस प्लस के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इतनी सी बात इसके बोर के मॉडल में कही गई थी। अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने भी एक परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इन्होंने एल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत दिया था। एल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत, एल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो रदरफोर्ड के द्वारा। और एक बात और याद रख सकते हो, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की खोज के लिए किन को जाना जाता है, रदरफोर्ड को ही जाना जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 15 सर आपके सामने है। इसका अच्छे से आपको आंसर देना है, अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको लास्ट में यह भी बताना है कि आपके कितने नंबर इस टेस्ट में आपके आए, 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जानवर और पर्यावरण का आपस में संबंध जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले को देखो, इसमें देखा है इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है, तो इथोलॉजी के अंदर आपका अध्ययन होता है पशु के व्यवहार का, पशु के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो दे रखा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, कीटों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है वो दे रखा है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, तो जलवायु विज्ञान या फिर जलवायु का जो अध्ययन है वो क्लाइमेटोलॉजी में किया जाता है। और इसके बाद में दे रखा है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा, जो आपके जानवर होते हैं, जानवर प्लस पर्यावरण, जानवर और पर्यावरण का जो आपस में संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है, वो इकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ, अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता। देखो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा घटक प्राकेंद्रिकियों, प्राकेंद्रिकियों का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होता। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, प्राकेंद्रिकीय की, केंद्रिकी, प्राकेंद्रिकी की बात करते हैं। प्राकेंद्रिकी होती क्या है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर प्रोकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर प्रोकैरियोटिक जीव किसको कहा जाता है, ऐसे जीव, ऐसे जीव जिनके केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकेंद्रिकी कहते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक हम किसको कहेंगे, जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको यही पूछा था कि प्रोकैरियोटिक में क्या उपस्थित नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक में उपस्थित क्या नहीं होता, केंद्रक झिल्ली। क्लियर है बात है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अगर हम कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, साइटोप्लाज्म, इसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और जो कोशिका द्रव्य होता है ये क्या, इसके अंदर क्या होते हैं, सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं, सभी जो कोशिकांग होते हैं, सभी कोशिकांग मौजूद,
हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग बहुत सारे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जिकाए, तारककाए, बहुत सारे होते हैं। तो वो सभी के सभी जो कोशिकांग होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? इस कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको कोशिका द्रव्य के बारे में याद रखनी है। एक ऑप्शन सी में दे रखा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें साथियों, तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में, केवल पादप कोशिका में। यानी आपकी जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लियर है बात? इसके अलावा हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम, राइबोसोम जो है इसकी खोज की थी जॉर्ज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने। जॉर्ज पेलाडे, जॉर्ज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और राइबोसोम जो है इसको कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री या फिर कारखाना, फैक्ट्री या फिर कारखाना, फैक्ट्री या फिर कारखाना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करने का इसका क्या होता है? काम होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो आपका बी करेक्ट था। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन को, कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विखंडन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी मानव का जो शरीर होता है उसमें हम जो भोजन खाते हैं, यानी ग्लूकोज जो हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, उस ग्लूकोज का विखंडन होता है, वो ग्लूकोज टूटता है और टूटने के बाद हमें शरीर में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, काम करने की क्षमता मिलती है। ठीक है, तो ग्लूकोज के विखंडन के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है? यानी मान लो हमारा मानव का जो शरीर है, मानव का जो शरीर होता है उसके अंदर कोशिका, उसकी कोशिकाएं जो होती हैं या फिर उसका जो शरीर होता है उसके अंदर ग्लूकोज का निर्माण भोजन के द्वारा हो जाता है। ठीक है, हम जो भोजन खाते हैं, हम जो भी खाएंगे ना, उसका हमारे शरीर में जाने के बाद क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। यानी खाना खाने के बाद हमारे शरीर में क्या बनेगा? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जब टूटता है, ये जब टूटता है तो टूटने से हमारे शरीर में क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आपको यह पूछा है कि ये जो टूटता है, इसके टूटने के लिए किसकी आवश्यकता है? इसको तोड़ने के लिए या फिर इसके टूटने के लिए किसकी आवश्यकता है? ये बात आपसे पूछी है। तो याद रखना साथियों, ग्लूकोज की क्रिया, ग्लूकोज की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है, ग्लूकोज की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो हमारे शरीर में एक तो बनता है CO2 गैस, एक हमारे शरीर में जल का निर्माण होता है और एक आपको दिखाई देगा, हाँ, एक आपके यहां बनती है ऊर्जा। तो देखो, ग्लूकोज का विखंडन होने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात है? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? ऊर्जा की मुद्रा, अगर हम बात करते हैं साथियों ऊर्जा की मुद्रा की, कोशिका की जो ऊर्जा की जो मुद्रा होती है वो कहा जाता है एटीपी को। किसको कहते हैं? एटीपी को। और एटीपी का जो पूरा नाम है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक नंबर बात। दूसरी बात, ये जो एटीपी होती है इसका जो विघटन होता है या इसका जो निर्माण होता है, एटीपी का जो निर्माण होता है वो कहां पर? आपका एक नंबर तो होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अगर ऑप्शन में आपको कोशिका द्रव्य दिया मिले तो आपका उत्तर कोशिका द्रव्य होगा। अगर कोशिका द्रव्य नहीं दिया मिले तो 2 नंबर आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिका द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका निर्माण होगा? एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा या ऊर्जा की मुद्रा का निर्माण होगा। क्लियर है बात है? जब आपको ऑप्शन में कोशिका द्रव्य दिया मिलेगा तो आपको उत्तर यही सही माना जाएगा। अगर कोशिका द्रव्य नहीं है तब आपको उत्तर क्या माना जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करते हैं एडीपी की। एक आपका इसी प्रकार का नाम है एडीपी। एडीपी की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट,
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, इसका जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? इसका निर्माण होता है एटीपी के द्वारा। यानी कहने का मतलब जब कोशिका जो होती है, जब कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है तो एटीपी किस में टूट जाती है? एडीपी का निर्माण कर देती है। एटीपी किसका निर्माण कर देती है? एडीपी का निर्माण कर देती है। तो याद रखना, एडीपी का जो निर्माण होता है वो एटीपी के द्वारा होता है। क्लियर है बात है? अच्छा, इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी आपको अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं। आगे आपको दे रखा है पाइरुवेट, ऑप्शन नंबर ए में पाइरुवेट। पाइरुवेट की अगर हम बात करें तो साथियों एक प्रकार का अम्ल होता है, ये अम्ल होता है एक प्रकार का। और याद रखना, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया के टाइम ग्लूकोज के विघटन से जब ग्लूकोज टूटता है तो टूटने से सबसे पहले जो बनता है वो क्या बनता है? पाइरुवेट ही बनता है। सबसे पहला जो पदार्थ बनता है वो पाइरुवेट बनता है। मैंने आपको बताया था कि जब ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उससे CO2 और आपकी जो जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन ग्लूकोज पहले क्या होती है? पहले ग्लूकोज पाइरुवेट अम्ल में टूटती है, फिर पाइरुवेट अम्ल क्या करता है? आपकी ऊर्जा का निर्माण करता है। तो याद रखने का है ये बात कि पाइरुवेट जो है ना वो एक प्रकार का अम्ल होता है, और पाइरुवेट जो अम्ल होता है वो श्वसन क्रिया के दौरान जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तब सबसे पहले कौन बनता है? आपका पाइरुवेट बनता है। क्लियर है बात है? इतनी बात आपको याद रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बात करते हैं साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। देखो, जितने भी आपको ऑप्शन में दे रखे हैं उन सभी का हम उपनाम पढ़ेंगे, उनकी जो उपाधि है वो पढ़ेंगे कि इनको क्या क्या उपाधियां दी गई हैं, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही से पता मिलेगा। अगर हम बात करते हैं केंद्रक की, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है केंद्रक। तो केंद्रक की जो खोज है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने इसकी खोज की थी। और केंद्रक का जो नाम है वो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र या फिर मस्तिष्क। कोशिका का जो मस्तिष्क होता है वो किसको कहा जाता है? कोशिका का जो मस्तिष्क है वो केंद्रक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है सेंट्रोसोम। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो इसकी जो खोज है वो की थी बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने, बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने। और सेंट्रोसोम जो है ना इसका जो दूसरा नाम है वो है तारककाय। इसको हम तारककाय के नाम से भी जानते हैं। और ये काम क्या करता है? ये जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका की संरचना निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। जब कोशिका का निर्माण होता है तो उसकी संरचना बनने में जो सहायता प्रदान करता है वो आपका सेंट्रोसोम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी जो खोज है वो एक वैज्ञानिक का नाम है अल्टमैन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है कोलिंकर और अल्टमान नामक वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और ये जो नाम है ये नाम दिया गया था बेंदा के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया? बेंदा के द्वारा दिया गया था। और इसको कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस या फिर ऊर्जा ग्रह, ये इसका उपनाम है। इसके अलावा हम बात करते हैं लाइसोसोम की। हम किसकी बात करते हैं? यहां पर बता देता हूं मैं, लाइसोसोम की बात करते हैं। तो जो लाइसोसोम है इसकी खोज की थी डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने। डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। और इसका जो उपनाम है वो है आत्महत्या की थैली, आत्मघाती या फिर आत्महत्या की थैली। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका कार्य क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है कोशिका को पोषण प्रदान करना। और इसके अलावा जो आपकी मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिका उनका निष्कासन करना। मृत कोशिका का क्या करना? निष्कासन करना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। मृत कोशिका का निष्कासन करना महत्वपूर्ण कार्य आपका लाइसोसोम का है। तो आपको यही पूछा था कि आत्महत्या या फिर आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिका में
6 कार्बन वाले अणु यानी ग्लूकोज, 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट अम्ल में विखंडन होने की क्रिया कहां पर होती है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था पाइरुवेट अम्ल के बारे में, अभी अभी मैंने आपको बताया था पाइरुवेट अम्ल के बारे में कि जो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, देखिए हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? O2 की आवश्यकता पड़ती है, O2 की आवश्यकता। दूसरी बात, विखंडित होकर सबसे पहला जो पदार्थ बनेगा उस पहले पदार्थ को कहा जाता है पाइरुवेट, पाइरुवेट। और ये जो क्रिया संपन्न होती है, ये जो क्रिया संपन्न होती है, ये कहां पर संपन्न होती है? इसका ये जो कार्य है, ये कार्य संपन्न होता है आपका 1 नंबर तो होता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। 2 नंबर आपको उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑप्शन में अगर कोशिका द्रव्य नहीं दे रखा है तब आपका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है कोशिका द्रव्य तो आपका यही उत्तर सही माना जाएगा। अब आपको देखना है कि पाइरुवेट में विखंडन की जो क्रिया है वो कहां संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है कोशिका द्रव्य, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर कोशिका द्रव्य ऑप्शन में नहीं होता तब आपका उत्तर हो जाता माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है बात है? अरे समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है, तो ये थे साथियों आज के हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो मैं आपको लास्ट में बोल रहा हूं कि अगर आपको पसंद आया तो आप अपने भाई बंधुओं तक, रिश्तेदारों, यारों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पढ़ के थोड़ा फायदा मिले और वो भी एक सीट पक्की कर सकें ALP और टेक्नीशियन में। इसी प्रकार की क्लास आपको रोजाना 8 बजे मिलती है। रोजाना मेरे से जुड़िए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कीजिए, जिससे कि आपकी जो जॉब है वो लेने में सहायता आपको मिले, मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊँ जॉब लेने में। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने रोजाना आता हूँ, रोजाना क्लास आपकी होती है। अच्छा, इस क्लास का अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कल तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।